अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि प्लेलिस्ट हमारी चल रही थी लास्ट अबाउट सिग्नल ट्रांसफॉर्म्स, तो उसमें हमने डिफरेंट सिग्नल ट्रांसफॉर्म जो थी उनका इंट्रोडक्शन लिया था और देखा था कि किन किन सिग्नल्स के ऊपर हम उनको अपना अप्लाई कर सकते हैं और वो आपस के अंदर क्या उनका कोरिलेशन था। उसके अंदर अब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को स्टार्ट किया था, लेकिन अब प्रॉपर इसकी डेफिनेशन उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एग्जांपल्स रिलेटेड देखेंगे, फार्मूलाई भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म को। अच्छा, जब सबसे पहले जो पिछली वीडियो के अंदर जो था लास्ट वीडियो जो थी, ये वीडियो ऑलमोस्ट बन चुकी थी, बट द इशू ये था कि वो वीडियो रिकॉर्ड सही तरह नहीं हुई थी। मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि उसकी जो टाइमलाइन जो थी ना, उसकी ऑडियो की और वीडियो की वो सिंक्रोनाइज़ नहीं हो रही थी। सो डेट्स वाई मैं अब दोबारा ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ। अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग द टाइम। फोरियर ट्रांसफॉर्म, जैसे कि हमने पहले देख लिया था कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है बेसिकली वो करती क्या है। सबसे पहला पॉइंट अगर आप इसके ऊपर लिखें, इसमें लिखें, फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होती है, डोमेन चेंजेस, चेंज ओनली द डोमेन, सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, डोमेन को चेंज कर देती है। नंबर वन पॉइंट जो इसके अंदर आएगा, मींस डोमेन को चेंज करने का मतलब क्या है कि जो उसकी डोमेन, जो टी डोमेन होती है या एन डोमेन होती है, उसको क्या कर देती है, वो कन्वर्ट करके एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में यानी रिप्रेजेंट कर देती है। और इससे क्या होता है, ताकि हम सिग्नल की जो करैक्टरिस्टिक्स, जो हिडन करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसको अच्छी तरह डील कर सकें। सो डेट्स वाई फोरियर ट्रांसफॉर्म हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद अगर दूसरे पॉइंट की तरफ चलें, तो दूसरा हमने देखा था पहले ही कि ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये ए पीरियोडिक सिग्नल्स के ऊपर ही अप्लाई होती है। ए पीरियोडिक सिग्नल्स के ऊपर ही अप्लाई होती है। ए पीरियोडिक सिग्नल मीन्स वो सिग्नल्स, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि जो पीरियोडिकली बिहेव ना करें, मीन्स आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल के बाद, जिसको टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट ना करें, जिसको फंडामेंटल टाइम पीरियड भी कहते हैं। तो ये ए पीरियोडिक सिग्नल्स के ऊपर लगती है फोरियर ट्रांसफॉर्म। और इसमें हमने इसकी दो डिवीजन्स देखी थी, कॉन्टीन्यूस के लिहाज से भी देखा था, डिस्क्रीट के लिहाज से भी देखा था। कॉन्टीन्यूस के लिहाज से जो उसकी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म थी वो कॉन्टीन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म थी। डिस्क्रीट के लिहाज से जो थी वो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म थी। कॉन्टीन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके। और ये भी हमने देखा था कि जो कॉन्टीन्यूस होता है उसके ऊपर लैपलेस लगता है, उसको आप लैपलेस से भी रिजॉल्व कर सकते हैं। और जो डिस्क्रीट है वो जी ट्रांसफॉर्म से आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, उस केस में जब फोरियर ट्रांसफॉर्म उसका ना निकल सकता हो। तो ये भी बात आपने याद रखनी है। ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट अपने इसके अंदर आएगा, इसका फॉर्मूला ही अब हम देख लेते हैं। फॉर्मूले की तरफ इसके बढ़ते हैं। बिल्कुल आराम से हम बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे और एक एक चीज़ को कवर करेंगे थ्रू आउट। इसका जो फॉर्मूला, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा एक्स ऑफ एन। एक सपोज आपके पास कोई सिग्नल है डिस्क्रीट के अंदर, कोई गिवन सिग्नल है, इज इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई, मीन्स माइनस इन्फिनिटी कर लें, टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। नॉर्मली बुक्स के अंदर यहाँ पे माइनस पाई और टू पाई भी लिखा जाता है, ठीक है। तो इट डजंट इफेक्ट, आप माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी कर सकते हैं। उसके बाद एक्स ई टू रेज की पावर जे ओमेगा, क्लियर, डॉट ई टू रेज की पावर जे ओमेगा डॉट डी ओमेगा। ओके, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर करनी है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म है क्या, जब उसकी डोमेन चेंज हो जाती है ओमेगा के अंदर, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर, वो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। मैंने लास्ट टाइम शायद आपको बताया हो वीडियो के अंदर, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसको कैपिटल एक्स ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल एक्स ई टू रेज की पावर जे ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी दो रिप्रेजेंटेशन है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन का इन दो तरीकों से लिखा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन के अंदर देखें तो ये जो टर्म है ये आपको क्या बता रही है कि एक्स एन का मैं क्या हूँ, फोरियर ट्रांसफॉर्म हूँ, क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो ओमेगा के अंदर है इस फंक्शन की। क्लियर? तो एक्चुअली फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, तो अब हम इसको डिफाइन करेंगे। तो जो ऊपर डिफाइन किया है वो भी हम देखते हैं वो क्या, किसको डिफाइन किया है। तो इस चीज को अगर हम पिक करें तो x e टू रेज की पावर j ओमेगा, ओके, इज इक्वल्स टू समीशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी x ऑफ n सिग्नल डॉट e टू रेज की पावर j ओमेगा n विद अ माइनस साइन। ओके, एक फॉर्मूला हमारे पास ये है, एक फॉर्मूला हमारे पास ये है। ये जो दो फॉर्मूले हैं एक्चुअली एक दूसरे से ही निकले हैं, जैसे कि यानी एक दूसरे का ही रेसिप्रोकल आप एक तरह का कह सकते हैं। ओके, जैसे कि अपना जो होती है टर्म एक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, सेम चीज़ है ऑलमोस्ट, बट रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। अब अगर देखें इस ऊपर वाले फॉर्मूले में से मैंने x e टू रेज की पावर j ओमेगा निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो e है इसको इधर आने दूंगा, ये जो e है इसको मैं उधर ले जाऊंगा। जब ये e इधर प्रोडक्ट हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x n के नीचे आ जाएगा। तो जब इसको उठा के ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर माइनस के अंदर आ जाएगी, मींस x n इसकी पावर माइनस, x n ये एज इट इज इसकी पावर माइनस। अब बात रहेगी इंटीग्रेशन की। अब जब इंटीग्रेशन को उधर लेके जाएंगे वो डिस्क्रीट टर्म के साथ इंटीग्रेशन जब आएगी, वो क्योंकि एक्स एन एक डिस्क्रीट टर्म है तो वो इंटीग्रेशन ही रहेगी, वो समीशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी बन जाएगी। ये समीशन और समीशन चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर जो है ना सीरीज एंड सीक्वेंसेस वाला, वहाँ पे आप लोगों ने इसको देखा होगा। ठीक है, तो आई होप ये फार्मूला आपको समझ आ गया हो। इसी तरह अगर आपने इधर से इधर जाना है फार्मूले में तो वो भी जा सकते हैं। क्लियर हो गया? ये जो ऊपर वाला फार्मूला है इस फार्मूले को कहते हैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला। जो नीचे वाला फार्मूला है ये हमारे पास है फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक्चुअल फार्मूला। क्लियर? उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर लगी हुई है इंटीग्रेशन। क्या लगी हुई है? इंटीग्रेशन लगी हुई है, और नीचे लगा हुआ है सबमिशन। नीचे का लगा हुआ है सबमिशन। तो जहाँ पे इंटीग्रेशन जो होती है बेसिकली वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए यूज़ की जाती है, एंड विद इट्स रिस्पेक्ट। और जो सबमिशन होती है वो डिस्क्रीट के लिए यूज़ की जाती है, जो डिस्क्रीट पैचेज होते हैं। जैसे कि सीरीज एंड सीक्वेंसेस वाले चैप्टर के अंदर आपने देखे थे कि वो टर्म्स को सम अप कर रहे थे, वो इन डिस्क्रीट फॉर्म था। तो डिस्क्रीट मीन्स वो पैचेस की फॉर्म में आ जाए। ठीक हो गया? और जो इंटीग्रेशन जैसे कि चैप्टर 3 जो 12 सेकेंड ईयर का है FSC नॉन इंजीनियरिंग प्री इंजीनियरिंग नॉन मेडिकल के, उसमें जो इंटीग्रेशन है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए यूज़ की जाती है। ये सबसे बड़ी निशानी है कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट के अंदर फ़र्क की, कि डिस्क्रीट के लिए सबमिशन, ये देखें डिस्क्रीट है उसके साथ सबमिशन है, और कॉन्टिन्यूस के लिए इंटीग्रेशन आप यूज़ करेंगे। तो इट मीन्स कि ये जो ट्रांसफॉर्म है, क्योंकि ये भी एक ट्रांसफॉर्म है, बेशक ये इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तो ये वाली जो ट्रांसफॉर्म ऊपर वाली ये यूज़ की जाए, क्योंकि इंटीग्रेशन है तो ये यूज़ की जाएगी कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। क्लियर? ओके, तो नीचे वाला क्योंकि सबमिशन आ गया इसके अंदर तो ये यूज़ की जाएगी DTFT के लिए, यानी डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म इसको कहा जाएगा। इन सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कहा जाएगा। ओके,
जब ये फॉर्मूला रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, इन सम यूँ कह सकते हैं कि इन सम केसेस ये जब फॉर्मूला नहीं लगता तो इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके लैपलेस बनाया जाता है। आई होप स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके लैपलेस बनाया जाता है, जिसके अंदर j ओमेगा n को s कह दिया जाता है, s कह दिया जाता है। ठीक है, s क्या होता है, वो कर्नल बन जाता है एज तो जब लैपलेस ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे, और इस चीज को मॉडिफाई करके z ट्रांसफॉर्म बना दिया जाता है। ओके, आई होप कि आपको फॉर्मूला समझ आ गए होंगे, और इंशाल्लाह क्वेश्चन जो एग्जांपल्स होंगी इसके रिलेटेड वो भी अब इजी लगेंगी। अच्छा, मैं जितनी भी एग्जांपल्स अब डील करूंगा आगे, कुछ प्रॉपर्टीज भी आएंगी। वो जो बुक है डीएसपी की बुक है, डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग की बुक है, और इसके जो ऑथर हैं एर्नल्ड वी ओपनहैम। ओपनहैम इसके एक और ऑथर है रोनाल्ड, मैं शॉर्ट में आ लिख देता हूँ। ये उनके ऑथर हैं दो इस डीटी सिग्नल प्रोसेसिंग की, और ये जो बुक है ये 3rd एडिशन है, इसका 3rd एडिशन है बुक का। क्लियर? तो ये इसके चैप्टर नंबर 2 जो है टोटली बेस्ड है फोरियर ट्रांसफॉर्म के ऊपर, जो चैप्टर 2 को डील करेंगे, और चैप्टर 3 जो है वो अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म के ऊपर है, और इसके अंदर यानी एग्जांपल्स वगैरह भी आ जाती हैं, डिफरेंट सिग्नल्स हैं। तो जो भी एग्जांपल्स होगी मैं इस बुक से कंसीडर करूंगा, और जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी वो भी इसी बुक की एग्जांपल्स होगी। अब हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। इंट्रोडक्शन तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह ये चीज़ें को रिलेट कर रही हैं। बेसिकली मैंने जैसे स्टार्ट में पिछली जो वीडियो थी लास्ट उसमें कहा था कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ट्रांसफॉर्म आई है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म है। बाकी विद रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हमको कुछ नई ट्रांसफॉर्म्स निकालनी पड़ी हैं, जैसे कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म है, जी ट्रांसफॉर्म है, वो तब निकालनी पड़ी है जब फोरियर ट्रांसफॉर्म ने अपने हाथ उठा दिए हैं कि मेरा अब यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उन केसेस के अंदर फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो लैपलेस के अंदर और जी के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इसके। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखें हम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स ऑफ एन इक्वल्स टू ए एन यू ऑफ एन। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम जो है वो अपना 3-4 क्वेश्चन और निकलेंगे। सो 3-4 क्या, कई क्वेश्चन निकल सकते हैं, तो इसको आपने अच्छी तरह समझना है, और ताकि अगले क्वेश्चन भी आपको समझ आए। अब सबसे पहले अगर क्वेश्चन की तरफ, एग्जांपल की तरफ देखें तो एक्स ऑफ एन इक्वल्स टू ए टू रेज़ की पावर एन डॉट u ऑफ एन, वेयर आपको पता है एज वी नो u ऑफ एन एक यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो इसको भी देखते हैं क्योंकि xn है इज दिस। अब आपने इसका करना क्या, टारगेट आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, क्या निकालना है आपने, फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब क्योंकि ये xn डिस्क्रीट के अंदर गिवन है, किसके अंदर गिवन है, डिस्क्रीट के अंदर सारी बात गिवन है, तो इट मीन्स आपने इसका क्या करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला नीचे वाला है, अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास x e टू इसकी पावर j ओमेगा विच इज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, आपके पास आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। तो जब इसके ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑन x ऑफ n, क्या बन जाएगा वो,
एक्स ई टू रेज की पावर जे ओमेगा, कैपिटल एक्स ई टू रेज की पावर जे ओमेगा बन जाएगा। ओके, इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है इसका, समीशन एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ए एन एज इट इज आ जाएगा साथ डॉट यू ऑफ एन, एक मिनट, ओके, ए एन डॉट यू एन डॉट ई टू रेज की पावर माइनस जे ओमेगा ऑफ एन। ये फॉर्मूला हमने सिर्फ एक्स एन की जगह ये रिलेशन हमने इधर पुट कर दिया। क्लियर? ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब इसकी हम क्या करेंगे, समीशन को अब स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करते हैं इसको भी देखेंगे हम। ये एक्स ऑफ ओमेगा भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये मैंने आपको कहा है। ओके, एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू, अब मैं इसको स्प्लिट करूंगा दो समीशन के अंदर, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव टू जीरो, सारा रिलेशन एज इट इज, ए एन डॉट यू ऑफ एन डॉट ई टू रेज की पावर माइनस जे ओमेगा एन प्लस, ये इसकी हो जाएगी फर्स्ट सप्लीशन, यानी फर्स्ट टाइम जब स्प्लिट होगा ये आ जाएगा n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन डॉट यू ऑफ एन डॉट ई टू रेज की पावर माइनस जे ओमेगा एन। ओके, अच्छा, कोई भी अगर चीज़ देखें ना, अगर मैं इसको जनरल एग्जांपल से डिफाइन करूं, कोई भी चीज़ है वो कंट्रोल्ड हो रही होती है बाय सम स्पेसिफिक पावर, जैसे कि हमारी ये नेचर है इज कंट्रोल्ड बाय अल्लाह, अल्लाह इसको कंट्रोल करता है। ओके, एक स्कूल है उसको कंट्रोल करता है उसका प्रिंसिपल। सो ये भी एक क्वेश्चन है, इसके अंदर सबमिशन थी वो स्प्लिट हो गई है, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट नोट करने वाला है, वो स्प्लिट क्यों हुई है। क्लियर? इस क्वेश्चन के अंदर एक ऐसी कोई चीज है जो इस पूरे क्वेश्चन को कंट्रोल कर रही है, उस कंट्रोलिंग पावर ने मजबूर कर दिया है कि ये दो के अंदर स्प्लिट हो जाए। अब वो क्या चीज है, उसके अंदर जो कंट्रोलिंग पावर है वो u ऑफ n है। वो क्या है? u ऑफ n। u ऑफ n एक यूनिट स्टेप फंक्शन है। मैं यूनिट स्टेप फंक्शन को अगर इधर ऊपर डिफाइन करूं, u ऑफ n यूनिट स्टेप फंक्शन है। कोई यूनिट स्टेप फंक्शन इस तरह का फंक्शन है कि कहता है कि आपने क्या करना है, मैंने 1 वैल्यू शो करनी है और 0 वैल्यू शो करनी है। 1 वैल्यू मैंने तब शो करनी है जब आपने मेरी डोमेन n के अंदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वैल्यू पुट करनी है, तो मैं अपना आंसर 1 शो करूंगा। और जब आपने 0 और 0 से ज़्यादा वैल्यू के अलावा एल्सवेयर कोई भी वैल्यू पुट की मेरे अंदर, तो मैं अपने आप को 0 शो कर दूंगा। ओके, तो अब हमने इसको स्प्लिट कैसे किया, u ऑफ n, इसकी डोमेन n है, इसको 0 पुट कर देना है। डोमेन जो भी हो उसको 0 पुट कर देना है, जो भी रिजल्ट आए वहां से आपको पता चलना है आपने स्प्लिट कैसे करना है। जब इसकी डोमेन को मैंने 0 पुट किया, n इक्वल्स टू 0, एक पॉइंट मेरे पास आ गया। दूसरा पॉइंट ये माइनस इन्फिनिटी था, यानी जहां से आ रहा था। तीसरा पॉइंट इन्फिनिटी आ गया, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी आ गए मेरे पास। अब इसको मैं लिखूंगा कैसे, अब देखें, इसको अप्रोच करवा रहा हूं मैं, माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 टू इन्फिनिटी। सी हियर n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 टू इन्फिनिटी। ये चीजें एज इट इज इनके साथ आ गई। ये हमने यहाँ पे स्प्लिटिंग परफॉर्म कर दी है। ठीक हो गया, इन दिस वे स्प्लिटिंग परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे अगर देखें माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये जितनी भी यहाँ पर वैल्यूज आ रही हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज आ रही हैं, वो 0 से लेस देन है। 0 से क्या है? लेस देन। u ऑफ n कहता है कि अगर मैं 0 से लेस देन हूँ इस कंडीशन के अलावा, तो मेरा आंसर 0 है। इसका मतलब ये अपने आप को क्या शो करेगा? 0। जब ये 0 हो जाएगा, सबमिशन जितनी भी बड़ी हो, जब उसके अंदर जो टर्म प्रोडक्ट के अंदर है वही चीज 0 हो गई है, तो ये सारा फैक्टर ही 0 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली
जीरो टू इन्फिनिटी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं, तो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये कहता है कि मैं 1 आंसर शो करूंगा। कौन कहता है? यूनिट स्टेप फंक्शन कहता है। यूनिट स्टेप फंक्शन की हमको सुननी पड़ेगी। क्यों सुननी पड़ेगी? क्योंकि ये पावर है इसकी ओके, ये यहां पे पावर रखता है जो कि पूरे क्वेश्चन को कंट्रोल कर रहा है। ओके तो ये आंसर अपना 1 शो करेगा। क्लियर? ये 1 जब इन दोनों के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा तो कोई अहमियत नहीं होगी 1 की। एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू, ये जो चीज़ 0 हो जाएगी, समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी a डॉट e टू रेज की पावर माइनस j ओमेगा, n में कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे। इस a की पावर भी n थी, e की पावर भी एक n है, ठीक है। तो इन दोनों की पावर कॉमन ले ली बाय यूजिंग द थ्योरम ऑफ एक्सपोनेंशियल का एक थ्योरम है, वो कहता है कि अगर दो चीजें प्रोडक्ट में है, ठीक है, उनकी पावर सेम है तो आप उनको कॉमन ले सकते हो। तो वह थ्योरम तो नहीं लिखूंगा, 8th क्लास का थ्योरम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पे एक पॉइंट नोट करने वाला है, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर हम पुट करेंगे 1, फिर हम पुट करेंगे 2, फिर हम पुट करेंगे 3 एंड सो ऑन चले जाएंगे हम। x ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू, जब हम 0 पुट करेंगे तो a डॉट, यानी इधर 0 आ जाएगा, किसी की पावर 0 तो वो 1 आ गया, प्लस अब हम 1 पुट करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा, a डॉट e टू रेज की पावर माइनस j ओमेगा 1, तो मैं लिखता नहीं 1, प्लस a e टू रेज की पावर माइनस j ओमेगा होल की पावर 2, प्लस a e टू रेज की पावर माइनस j ओमेगा होल की पावर 3, प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिट वैल्यूज तक उसको पुट करेंगे। और इन्फिनिटी जब पुट करेंगे तो वहाँ पर अगर e टू रेज की पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाता है तो इट विल टेंड्स टू 0, तो एट द एंड यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। क्लियर? ये 0 आना मीन्स यहाँ पे एक चीज़ हमको पता चलती है कि सीरीज कहीं ना कहीं कन्वर्ज करेगी। अगर यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाता मीन्स कि अगर आप देखें ना, इधर इन्फिनिटी पुट करें, लास्ट लिमिट जो इसकी इन्फिनिटी पुट करें, तो ये तो इसकी तो कोई अहमियत नहीं, इसको छोड़ें ज़रा। e टू रेज की पावर इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई यानी इन्फिनिटी हो जाएगी, ये माइनस है तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, तो e टू रेज की पावर माइनस इन्फिनिटी को 1 अपॉन e टू रेज की पावर इन्फिनिटी लिख सकते हैं। e एक एक्सपोनेंशियल है, यानी इसकी वैल्यू अगर देखें 2.718281 है एंड सो ऑन। इसकी अगर आप वैल्यू पावर में इन्फिनिटी कर दें, बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, तो इट मीन्स आंसर भी बहुत ज़्यादा आएगा। सपोज वो आंसर बड़ा इतना है कि उसको हमने इन्फिनिटी कह दिया, सो 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, सो ये 0 हमने इधर लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हम देखेंगे, थ्योरम को भी देखेंगे। वो थ्योरम जो है वो चैप्टर नंबर जो 6 है फर्स्ट ईयर का, वो चैप्टर नंबर 6 सीरीज एंड सीक्वेंसेस वाला चैप्टर है, जो कि नॉर्मली बच्चों को छुड़वा दिया जाता है। उसके अंदर एक हमारे पास आती है सम, जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज का ही हमको एग्जैक्ट सम मिलता है और उसका एक रिलेशन है। उसके अंदर एक आर जो कॉमन रेशियो जो होती है उसकी भी एक रेंज होती है जिसके अंदर रहकर हमको वो सम मिलता है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो आगे काम आती हैं, बच्चों को करवानी चाहिए। ऑलमोस्ट जो है इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो छुड़वा देते हैं जस्ट बिकॉज के बच्चों को सिर्फ नंबर दिलवाने हैं। चलें अब हम आगे चलते हैं। उस थ्योरम को मैं इधर लिख देता हूँ। वो थ्योरम क्या कहता है, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस आर की पावर 4 प्लस सोन, इसी तरह मूव कर रहा है आपका सीक्वेंस इन सम फॉर्म। ठीक है, सीरीज आपकी बनी हुई है जो कि सम की फॉर्म में है, इसी तरह मूव कर रही है। वेयर आर यहाँ पे एक कॉमन रेशियो है, अप टू इन्फिनिट वैल्यूज़ की तरह ये मूव कर रही है। तो जो थ्योरम था वो कहता था कि इसका जो आंसर है, इसका एक प्रॉपर प्रूफ भी है, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। बट अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसका जो आंसर है वो a की पावर 1, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 मेंशन कर देता हूँ। 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे मिलती है, अगली टर्म डिवाइडेड बाय पिछली टर्म। ठीक है, यानी इनकमिंग टर्म डिवाइडेड बाय लास्ट टर्म। तो r डिवाइडेड बाय 1 मीन्स r आ जाएगा। इसी तरह r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r आ जाएगा, r क्यूब डिवाइडेड बाय r स्क्वायर r आ जाएगा। तो यहाँ पर आप r लिख देंगे। ये इस सीरीज का सम है। जब
ये सीरीज प्रूव हुई तो ये सिर्फ आपको आंसर तभी देगी जब r जो कॉमन रेशियो है इसका जो मॉड लिया जाए वो लेस देन 1 हो। इस चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस होगी जब हम आगे मूव करेंगे। r मॉड शुड बी लेस देन 1। तो इस चीज़ को अगर हम इधर अप्लाई करें 1 एज इट इज, अगर r की जगह मैं a e टू रेज़ की पावर माइनस j ओमेगा पुट कर दूं तो ये फिर अगर आप आगे देखें तो ये r स्क्वायर हो जाएगा, ये r क्यूब हो जाएगा, अप टू सो ऑन ये मूव करेगा जहां तक इसकी लिमिट होगी। क्लियर? तो ये रिलेशन इसके ऊपर एज इट इज फिट बैठ रहा है। अब इसकी भी एक प्रॉपर डेरिवेशन है कि इसके लिए ऐसे करें, अब क्योंकि हमको थ्योरम आता है, हम इसका हिंट देके हम इसके आंसर की तरफ अप्रोच करेंगे। x ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू, आंसर क्या है इधर देखना है, 1/1 माइनस कॉमन रेशियो, 1/1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मैंने किसको कहा था? अगली टर्म डिवाइडेड बाय पिछली टर्म, अगली टर्म डिवाइडेड बाय पिछली टर्म, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय लास्ट टर्म, यही आएगा। मींस a e टू रेज़ की पावर माइनस j ओमेगा एंड फाइनली वी गेट ओवर फाइनल रिजल्ट। xn अगर आपके पास ये है, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो ये आ जाएगा। अब जब हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले की हमको लिमिट भी देखनी पड़ेगी, रिस्ट्रिक्शन भी देखनी पड़ेगी कि कहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आ रही है। तो उस रिस्ट्रिक्शन को मद्देनजर रखते हुए कॉमन रेशियो की मॉड को शुड बी लेस देन 1 करना है हमने। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब a e टू रेज़ की पावर माइनस j ओमेगा शुड मॉड लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन 1। ओके, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट करना है। अब इसको मैं यूं लिख सकता हूं, e टू रेज़ की पावर माइनस j ओमेगा जो है इसकी वैल्यू तो 1 से हमेशा छोटी होगी, नोट करना है आपने। इसकी पावर माइनस में है तो जब टर्म माइनस में होता है वो तो वैल्यू बहुत कम हो जाती है, मीन्स 0 की तरफ अप्रोच करेगी, वो ऊपर हम करके आए हैं तो इट मीन्स ये ऑलरेडी 1 से छोटी होगी। इसको हम अगर हम रिमूव कर दें, निगलेक्ट कर दें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो इन टर्म यानी इसको हम क्या कर रहे हैं, n मीन्स निगलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास बचने वाली टर्म a आ जाएगी। सो a मॉड शुड बी लेस देन 1। ओके, अब हम ज़रा एक स्टेप आगे चलते हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन हो x ऑफ n इक्वल्स टू a n u ऑफ n, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होगा, लेकिन कब होगा? जब a मॉड शुड बी लेस देन 1, जब ये जो a है इसका मॉड लिया जाए वो 1 से छोटा हो, 1 से क्या हो, छोटा हो। तो इट मीन्स ये कंडीशन इधर नहीं आएगी, ये कंडीशन हाँ इधर लिखी जाएगी, a मॉड शुड बी लेस देन 1। क्लियर? तो अगर आप इस साइड पे मैं टेबल शो हो रहा होगा आपको, इस टेबल पे अगर आप देखें तो गालबन चौथे नंबर पे शो किया गया। तो इस टेबल में अगर आप देखें तो x ऑफ n इक्वल्स टू a n डॉट u ऑफ n जो सीक्वेंसेस है उसके अंदर उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, उस सीक्वेंस के साथ ये लिमिट भी आपको बताई गई है, x a मॉड शुड बी लेस देन 1, ये जो हमने यहाँ पर देखी। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है a n डॉट u ऑफ n। अब जैसे कि जब हमने इसको स्टार्ट किया, ये जो टेबल इधर शो हो रहा होगा टेबल 2.3 होगा, यानी चैप्टर नंबर 2 का टेबल नंबर 3 होगा इसी बुक का, ओपन हैम की जो AV ओपन हैम की जो 3rd एडिशन की बुक है, इसका टेबल नंबर 2.3 होगा, इधर शो हो रहा होगा साइड पे आपको। तो वहाँ पर ये आपको सीक्वेंस है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये हमने भी निकाल लिया। क्लियर? अब हम अगर आगे चलें तो मैंने जैसे कि जब क्वेश्चन एग्जाम्पल को स्टार्ट होने लगे तो मैंने कहा था कि ये जो इसको क्वेश्चन से रिलेटेड आगे कई क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है, कई चीज़ें निकलेंगी। अब हम देखेंगे उनको। सबसे पहला पॉइंट अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो इसी रिलेशन के अंदर अगर आपको कह देता है x ऑफ n इक्वल्स टू 1/5, सपोज माइनस 1/5 होल टू रेज़ की पावर n डॉट u ऑफ n, दिस इज योर गिवन फंक्शन। आपके पास आपका टारगेट क्या है, आपने x ऑफ ओमेगा निकालना है। तो क्योंकि आप एक डेरिवेशन कर चुके हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका स्टैंडर्ड निकाल चुके हैं, तो इस फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले तो आपने काम क्या करना है कि वो रिस्ट्रिक्शन देखनी है। क्या देखनी है? रिस्ट्रिक्शन देखनी है।
रिस्ट्रिक्शन अगर आप देखें तो ए मॉड शुड, ए यहाँ पे क्या है -1/5, इसका मॉड लिया जाए, क्या बन जाएगा 1/5, मॉड ले लिया, क्या बना 1/5, ये 1 से छोटा है, यस इट इज लेसर देन 1, इट मीन्स इसकी अगर वैल्यू देखें आप 0.20 गालबन आ जाएगी, यानी 100 का अगर हम 5 हिस्से कर दें तो यस, यानी 1 से वैल्यू छोटी आएगी, मीन्स इसकी रिस्ट्रिक्शन फुली सेटिस्फाइड हो रही है इस केस के अंदर। तो ये फार्मूला हम ये जो हमने ड्राइव किया है इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। आप किस तरह अप्लाई करेंगे, आंसर सिंपल आपके पास क्या आएगा 1/1 माइनस ए की वैल्यू, ए की वैल्यू -1/5 है, नॉट 1/5, वो तो इसकी रिस्ट्रिक्शन के लिए हमने उसका मॉड लिया था, रिस्ट्रिक्टेड लिमिट देखने के लिए, यानी यहाँ पे -1/5 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1/5 e टू रेज की पावर -j⍵। इसी तरह लॉट ऑफ एग्जांपल्स बन सकती हैं, कोई आपके पास यूं कह लो कि कोई आप एग्ज़ाम देते हैं, अपनी इंजीनियरिंग के बाद का कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो मींस एसडीओ के लिए अगर आपने अप्लाई किया, तो मैंने सुना था कि वो बता रहे थे कि सिग्नल सिस्टम के जो उसमें से पोर्शन में से कोई ना कोई क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन जो आपके मेजर पोर्शन होता है एसडीओ के टेस्ट जो होता है एनटीएस होता है उसमें पूछा जाता है। तो मैं भी आपको इस तरह का कोई और क्वेश्चन में -1/5 है, 1/2, सपोज आपके पास -10 तो नहीं बनेगा, -2/13, यानी लॉट ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट आपको निकालना आना चाहिए। तो ये हमने इसको देख लिया। अब इसी से आगे एक स्टेप अगर हम मूव करें, तो सपोज अगर ए की जगह, ठीक है, ए की जगह अगर हम 1 पुट कर देते हैं, ए की जगह हम 1 पुट कर देते हैं, तो यहां पे क्या होगा 1 टू रेज़ की पावर n। 1 एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर जितनी मर्जी कर दो उसको कोई फर्क नहीं होगा, उसने रिजल्ट हमेशा क्या देना है 1 ही देना है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, मींस अगर xn कोई आपके पास इस तरह का यूनिट स्टेप फंक्शन आपको दे दिया जाए, उसका कहीं फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो, तो कैसे निकालेंगे, फिर हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। a की जगह क्या पुट किया ऊपर 1, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे ओनली 1। सो इफ a इज इक्वल्स टू 1, x ऑफ n आपका क्या बन जाएगा u ऑफ n बन जाएगा, क्लियर। तो x ऑफ ओमेगा इस केस के अंदर क्या आएगा 1/1 माइनस a की जगह 1, सो e टू रेज़ की पावर -j⍵, क्लियर। ये भी फोरियर ट्रांसफॉर्म, जैसे कि पहले आपको मैंने 2.3 टेबल दिखाया, उसके अंदर यूनिट स्टेप फंक्शन का भी एक उन्होंने गालबन 3 नंबर पर है, तीसरे सीक्वेंस पर है, और उसका भी उन्होंने फोरियर ट्रांसफॉर्म एज इट इज़ निकाला है, तो वो ये है। तो एक्चुअली आप इधर से भी निकाल सकते हैं, नहीं अगर आप पूरी डेरिवेशन करना चाहें तो पूरी डेरिवेशन भी कर सकते हैं। मीन्स ये फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, और इसी से एक न्यू फार्मूला भी डिडक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ये भी टेबल में इसका भी ट्रांसफॉर्म गिवन है। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, ये एग्जांपल कंप्लीट हुई है। ये कन्वर्ज कर रहा है, इसकी कन्वर्जेंस भी आपको पता होनी चाहिए कि x ऑफ ओमेगा, अगर आप इसकी कन्वर्जेंस देखें, x ऑफ ओमेगा इसका मॉड शुड बी लेस देन इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी से कम होनी चाहिए वैल्यू, क्लियर, तभी उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल सकता है। ये डिरिचलेट कंडीशन में से एक कंडीशन है कि उसका मॉड शुड बी लेस देन अपना इन्फिनिटी होना चाहिए, दूसरी कंडीशन उसमें इंटीग्रेटेबल होना चाहिए। इस तरह डिफरेंट कंडीशंस है, बट हम उधर नहीं जा रहे, डिरिचलेट कंडीशंस कहते हैं इनको। यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, तो हमको कैसे पता चला इट शुड बी लेस देन इन्फिनिटी। यहाँ पर जब हमने x ऑफ ओमेगा लिया था, जहाँ पर e टू रेज़ की पावर इन्फिनिटी 0 बन रहा था, इट मीन्स ये जो टर्म्स है इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर कन्वर्ज कर रही हैं, मीन फोकस कर रही हैं, एक पर्टिकुलर आंसर दे रही हैं। अगर यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाता तो इट मीन्स अनडिफाइंड हो जाना था,
सम इसका जो है अनडिफाइंड हो जाता है, बट इस केस के अंदर क्योंकि लास्ट पे 0 है तो इसका सम कन्वर्ज करेगा, मीन्स ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये भी कंडीशन इसकी सेटिस्फाई होगी। ओके, अब हम एग्जांपल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब न्यू एग्जांपल है हमारे पास, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एन। सिग्मा एन क्या है, एक इंपल्स फंक्शन है, ठीक है। इसने क्या करना है, एट 0 वैल्यू के ऊपर, दिस इज योर एन एक्सिस, एन इज इक्वल टू 0 के ऊपर एक इंपल्स जिसका एम्पलीट्यूड 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इसने 1 वैल्यू शो कर देनी है, बस। दिस इज इंपल्स फंक्शन, ये इसकी डायग्राम है। ओके, यूनिट स्टेप फंक्शन की डायग्राम अगर आप देखें तो ये u ऑफ n जो है वो इस तरह आगे चला जाएगा, लेकिन इंपल्स फंक्शन क्या है, ये है। यूनिट स्टेप फंक्शन क्या था, यूनिट स्टेप फंक्शन जो है वो डेरिवेटिव होता है। अगर आप इसका डेरिवेटिव लें, इंपल्स फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो आपके पास वो आपके पास आ जाएगा। क्लियर? अब हम अगर आगे चलें बल्कि सॉरी, अब हमारे पास एक फंक्शन आ रहा है, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एन। वे सिग्मा ऑफ एन क्या इंपल्स फंक्शन है। इंपल्स फंक्शन की अगर डायग्राम देखें तो ये आपके सामने इंपल्स फंक्शन की डायग्राम है। तो इंपल्स फंक्शन क्या कहता है कि इसने एन इज इक्वल टू 0 के ऊपर 1 वैल्यू शो कर देनी है, सिंपल। इसी तरह एक यूनिट स्टेप फंक्शन भी है, इनके ऊपर जो डिफरेंट फंक्शन है, यूनिट स्टेप फंक्शन आ गया, उसके बाद इंपल्स फंक्शन है, रैम्प फंक्शन है, पैराबोलिक फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन है। इनके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें इनकी डिस्क्रिप्शन होगी, इनको ड्रा करना है, उनका तरीका क्या है, और अगर डायग्राम है वहाँ से देखकर इनको किस तरह हमने फॉर्मुलेट करना है। तो ये अगर इसी तरह आगे अगर आप ले जाएं, इसको मिला दें तो ये u ऑफ n का फंक्शन बन जाएगा, सिंपल। तो इट मीन्स अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दें तो यूनिट स्टेप फंक्शन बन जाएगा। यूनिट स्टेप फंक्शन को अगर आप उसका अगर आप डेरिवेटिव ले लें तो वो इम्पल्स फंक्शन आ जाएगा। ओके, ठीक हो गया। अगर हम अब यहाँ से आगे चलें, इसका अब हमने लेना है फोरियर ट्रांसफॉर्म, कमिंग टुवर्ड द पॉइंट कि हमने निकालना इसका क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा ऑफ एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू क्या होगा, सिंपल, क्योंकि डिस्क्रीट में तो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म एन इज इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी लगेगी इंटू एक्स एन की वैल्यू सिग्मा ऑफ एन डॉट ई टू इसकी पावर माइनस जे ओमेगा एन आ जाएगा। इधर इसने सॉल्व हो जाना है। सिग्मा ऑफ एन क्या है, एन इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर 1 वैल्यू शो कर देंगे। इट मीन्स दिस विल गोज टू 1 एट सिग्मा एन इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर इसने 1 एम्पलीट्यूड शो कर देना है। तो डॉट ई टू रेज़ की पावर माइनस जे ओमेगा एन एट एन इज इक्वल्स टू किसके ऊपर, 0 के ऊपर। कहाँ से पता चला, सिग्मा एन, एन को 0 पुट कर दो तो एट एन इक्वल्स टू 0 के ऊपर ये सारी वैल्यू, ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर क्या आएगा, ई टू इसकी पावर माइनस जे ओमेगा एन, एन की वैल्यू क्या पुट करनी, 0, तो यहाँ पे 0 की अब सारी वैल्यू ऊपर 0 हो जाएगी। कोई ऐसी टर्म जिसकी पावर 0 हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है, वो 1 आता है। तो इट मीन्स एक्स ऑफ ओमेगा जो है हमारे पास, वो हमारे पास 1 आया। क्या आया हमारे पास, अगर सिंपल हमारे पास एक इम्पल्स फंक्शन है, अगर उसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो हमारे पास वो क्या आता है, 1 आता है। जैसे कि ये टेबल शो हो रहा है 2.3 जिस तरह सेम, तो उसमें गालबन पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर जो है वो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला गया है। ठीक हो गया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगली एग्जांपल अगर हम देखें ओके, अब सपोज के इस फंक्शन के अंदर शिफ्ट आ जाता है फॉर पर्टिकुलर, यूँ कह सकते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ इसके अंदर शिफ्ट आ जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। ओके, तो अगर हम इसकी नेक्स्ट अगली एग्जाम्पल देखें तो अगली एग्जांपल में अंदर क्या है कि सपोज एक्स ऑफ ओमेगा अब आपको गिवन है इज इक्वल्स टू सिग्मा एन माइनस ओमेगा। क्वेश्चन देख लें, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट है।
एन का चक्कर ही ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट आपने देखना है कि ये ओमेगा के अंदर गिवन है, हमको किसके अंदर गिवन है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर गिवन है। तो अब हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, पहले वाला फार्मूला। कौन से वाला, पहले वाला, क्योंकि वहाँ से आपको एक्स ऑफ एन मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या निकालना है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो आपको पहले रिलेशन से मिलेगा। ठीक हो गया। अब इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी अब देखेंगे कि एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेट माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन, सॉरी एक्स ऑफ ओमेगा मीन्स एक्स ई टू रेज़ की पावर जे ओमेगा, यहाँ पर आएगा वो उसकी वैल्यू सिग्मा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट है डॉट ई टू रेज़ की पावर जे ओमेगा डॉट डी ओमेगा। ये आपके पास यहाँ पे इसका रिलेशन आ जाएगा। ओके, आई होप समझ आ गई होगी। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल स्टेप्स। एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स है, ये इज इक्वल्स टू 1/2 पाई, क्लियर, 1/2 पाई है। जस्ट अ सेक, वन अपॉन 2 पाई है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल, जैसे कि ऊपर इसने क्या किया कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट के ऊपर इसने अपनी वैल्यू 1 शो कर देनी है, यानी सिग्मा ओमेगा नॉट डॉट ई टू इसकी पावर जे ओमेगा एन एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। ये पूरी इंटीग्रेशन रिजॉल्व हो जाएगी। बस इस पूरे की जगह ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, इसको 0 पुट करें तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू 0 करें तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। तो यहाँ पे मेगा नॉट वैल्यू पुट होगी, इधर भी मेगा नॉट वैल्यू पुट होगी। तो पुट होने से क्या होगा, ये अपना आंसर 1 कर देगा। जैसे कि आपको पता है अपनी 0 वैल्यू के ऊपर उसने 1 आंसर करना है शो, जहाँ जो भी उसके पास उसकी वैल्यू आएगी 1/2 पाई, क्लियर। तो यहाँ पे 1 आ गया। ओके, तो ई टू रेज़ की पावर जे ओमेगा एन, ई टू रेज़ की पावर जे ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट आ जाएगा, जे ओमेगा नॉट इंटू एन। ओके, एक्स ऑफ एन। इट मीन्स यहाँ से हमको क्या पता चला, यहाँ से हमको पता चला कि सिग्मा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अगर हमारे पास हो, उसका अगर हम यहाँ इसको मैं अगर यूँ लिख दूँ, अच्छा यहाँ से फिर हमको क्या पता चला कि अगर हमारे पास एक सिग्नल यानी सिग्मा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट है, उसका हम लेते हैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्या लिया हमने, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो आंसर क्या आया, 1/2 पाई डॉट ई टू रेज़ की पावर जे ओमेगा नॉट एन आ गया। यानी जो उसके अंदर शिफ्ट आया था वो ई की पावर में जो ओमेगा था उसको चेंज कर देगा, बस उसकी जगह अपनी वैल्यू शो कर देगा। ओके, तो इट मीन्स कि इसका अगर हमने इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया ये है, तो इट मीन्स इसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा फंक्शन। ओके, सो ये फंक्शन कराना इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करेगा। अगले जो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास, स्टेप बाय स्टेप डील करेंगे हम उनको। ओके, अगर आपके पास एक्स ऑफ एन गिवन है, कॉस ओमेगा नॉट एन, ओके, ओके, इसका आपने लेना है फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो एग्जांपल नंबर 3, तो एग्जांपल नंबर 4 की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसी से एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इधर हमने लेना है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन एज इट इज़, जैसे पहले हमने किया, इज इक्वल टू एक्स ऑफ ओमेगा आ जाएगा हमारे पास,
इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या आएगा, cos ओमेगा नॉट n का फोरियर, इसको ऐसे भी लिखते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म को ना, सिंबल की तरह शो करने के लिए, यहाँ पर x ऑफ ओमेगा आ जाएगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि क्या है कि cos की जो वैल्यू है वो कॉन्टिन्यूस के अंदर आ रही है। अगर आप cos का सिग्नल देखें ना, दिस इज योर t एक्सिस, दिस इज योर x ऑफ t विच इज cos t। इसी तरह अगर आप इसको डिस्क्रीट में ड्रा करें n की फॉर्म में, तो ये जो कॉन्टिन्यूस कर्व है ये पैचेस में आ जाएगी। इट मीन्स रहेगा तो कॉन्टिन्यूस एक, तो इसको हम एक पर्टिकुलर डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे इधर हमने डिफाइन किया था कि इसने इसकी जीरो वैल्यू के ऊपर 1 एम्पलीट्यूड शो कर देना, इसकी जीरो वैल्यू के ऊपर 1 एम्पलीट्यूड शो कर देना, तो उसमें ये कोई सीन नहीं इस तरह का। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने पहले डिडक्ट की हैं, कुछ थ्योरम जो हमने पहले वेरीफाई कर ली हैं, उनको अब यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 1/2 cos ओमेगा नॉट जो n है, cos ओमेगा नॉट n इस तरह भी लिखा जाता है 1/2 e टू रेज की पावर j ओमेगा नॉट n e टू रेज की पावर माइनस j ओमेगा नॉट n, और दरमियान में ये प्लस का सिंबल आ जाएगा। ओके, ये हमने यूलर्स आइडेंटिटी के थ्रू इसको मैं इसका प्रूव भी है प्रॉपर, कि ये बेसिकली सेकंड ईयर के अंदर हाइपर पैराबोलिक के लिए आपने इसको फर्स्ट टाइम देखा होगा। बट ये वो जो साइन हाइपरबोलिक है, कॉस हाइपरबोलिक है, वो भी यूलर्स आइडेंटिटी यानी यूलर्स फॉर्म रिलेशन के थ्रू ही निकला है। तो आप इसको भी इस तरह लिख सकते हैं। वहाँ पर हाइपरबोलिक था, यहाँ पर हमने ओमेगा नॉट यूज़ कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। सॉरी ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इट्स ओके, मैनेजेबल है। x ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज बाहर आ जाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस प्लस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस प्लस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू रेज़ की पावर माइनस j ओमेगा नॉट n। ये मैंने इधर ब्रैकेट लगा दी। क्लियर, x ऑफ ओमेगा। अब आपने यहाँ पे पॉइंट नोट करना है, इसका मैं अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म लूँ तो ये आता है, इसका मैं इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लूँ तो ये आता है। यहाँ पर 2π डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको उधर लेके उधर प्रोडक्ट कर दूँ, यहाँ पर 2π आ जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इट मीन्स अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो ये आ रहा है, तो यही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। e टू रेज़ की पावर j ओमेगा नॉट, e टू रेज़ की पावर j ओमेगा नॉट, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पर अगर देखें तो वो सिग्मा यानी इम्पल्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट मल्स फंक्शन की फॉर्म में, उसके साथ 2π दरमियान में प्लस और सिग्मा ओमेगा माइनस, और ये अगर माइनस को ओमेगा नॉट के साथ लिखें तो वो प्लस में आ जाएगा, प्लस ओमेगा नॉट के अंदर कन्वर्ट हो गया। और सॉरी इसके साथ भी हमारे पास 2π, ये 2π दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ऊपर 2π आ गया, नीचे 2 आ गया, सिग्मा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस सिग्मा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू पाई सिग्मा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, वी हैव प्लस सिग्मा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, कैपिटल X ऑफ, ये हमने ड्राइव कर लिया है कॉस ओमेगा नॉट n का फोरियर ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि अगर आप इधर साइन कर दें, ओके, अगर एग्जांपल नंबर इसकी 5 देखें, अगर यहाँ पर हमारे पास साइन आ जाता है तो क्या चेंज होगा, क्योंकि साइन भी एक कॉन्टिन्यूस है, साइन का ग्राफ जो है वो इधर से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन मूव करता है, ठीक है वो भी कॉन्टिन्यूस। तो यही रिलेशन हम यूलर्स वाला यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे माइनस आ जाएगा, जैसे कि आप साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक में पढ़ा है, साइन में यहाँ पे
माइनस आता है। क्यों आता है माइनस? क्योंकि साइन जो एक ऑड फंक्शन है वो माइनस को बर्दाश्त नहीं करता, वो सामने ले आता है। क्योंकि इधर प्लस था, माइनस किया तो एक माइनस शुरू में आ गया। यानी एक जनरल एनोलॉजी ली जाती है, एक पर्टिकुलर इसका आंसर नहीं है कि क्यों माइनस है, ये इसकी प्रॉपर एक डेरिवेशन है, तो ये तो एनोलॉजी ली है। उसके बाद इसका भी फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अगेन माइनस एंड द फाइनल रिजल्ट वी गेट अ माइनस साइन है। दिस इज साइन ओमेगा नॉट एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म। अच्छा, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंस बता दूं, इसी के साथ अगर आप सब्जेक्ट अब पढ़ेंगे शायद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन का, वो उसके अंदर एक चैप्टर नंबर आता है गालबन, उसमें ही चैप्टर नंबर 2 ही है उसमें भी। तो उस पूरे चैप्टर के अंदर इस रिलेशन को थ्रू आउट फ्रॉम 0 पेज ऑफ द चैप्टर नंबर 2 टू द लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर नंबर 2 इस रिलेशन को यूज़ किया गया। बहुत कन्फ्यूजन है वहाँ पे, अभी इन चीज़ों को कवर कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा कि साइन ओमेगा नॉट एन, बेसिकली वहाँ पे कॉज ओमेगा नॉट एन ज़्यादा यूज़ किया गया है फ्रॉम 0 टू लास्ट पेज ऑफ चैप्टर नंबर 2 एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन का जो है, ठीक है। तो ये रिलेशन वहाँ पे बड़ा यूज़ है। इस रिलेशन के रिलेटेड डिफरेंट वहाँ पे उन्होंने रैंडम वेरिएबल्स वगैरह निकाले हुए हैं, ओके। तो हाइब्रिड ट्रांसफॉर्म भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी, बट हमारा इसके ऊपर फोकस है। तो ये अपना हमारा इसके पास इसका क्या फाइनल फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया, ओके। तो ये मैंने इसकी इंपॉर्टेंस भी बता दी कि इसकी फिजिकली यानी प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट वाइज जो है कम्युनिकेशन के अंदर, जहाँ पर नॉइसेस आपने निकालनी होती है जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, तो रैंडम नॉइसेस होती हैं फ्रॉम रिसीवर एंड टू फ्रॉम ट्रांसमीटर एंड टू रिसीवर एंड। तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट हो गया। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म भी हमने देख लिया और तो कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, ओके।